हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि बनाने का विधि था। और बनाने का विधि में संपर्क विधि के द्वारा हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे बनाते हैं उनके बारे में व्याख्या हम लोग किए थे। एक बार फिर हम उसको समरी कर देते हैं जल्दी से, उसके बाद पुनः तब हम लोग देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग जो है बनाने के बाद इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार तेज़ी से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार समरी कर देते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मेरा क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल था। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। अगर अणुभार का बात किया जाएगा तो 98 होता है। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं कि संपर्क माध्यम से कैसे हम लोग H2SO4 को बना रहे थे। तो संपर्क विधि से अगर H2SO4 को बनाना है तो 3 चरण में बनता है। कितने चरण में? 3 चरण में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, SO2 जो गैस होता है उसको बनाना होता है। यानी अगर हमको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो पहला कदम हमको क्या उठाना होगा, पहला चरण में क्या करना होगा कि सल्फर को या सल्फाइड जो अयस्क होता है उनसे सल्फर को निकाल कर सल्फर डाइऑक्साइड हमको बनाना होता है। तो कैसे हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सल्फर ले लेंगे। अगर सिर्फ सल्फर लेना है तो सल्फर लेंगे और ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसको दहन कर देंगे, जला देंगे। तो जैसे ही जलाएंगे तो वहाँ पे हमको गैस के रूप में SO2 देखने के लिए मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा। ठीक, पहला ये नियम है। या अगर हो सकता है सल्फर के माध्यम से आपको सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाना है, वो अयस्क के माध्यम से बनाना है, तब क्या करेंगे, तो जो सल्फाइड अयस्क होता है जैसे कि जिंक ब्लेंड होता है, आयरन पायराइट होता है, कॉपर पायराइट होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फर को निकाल कर वहाँ से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक ब्लेंड लिए हैं, जिंक सल्फाइड लिए हैं, इनको ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। और गर्म कहाँ करते हैं, कौन सा विधि में, तो हम लोग तत्व का निष्कर्षण चैप्टर में पढ़े थे कि 2 विधि, एक निस्तापन विधि, एक जारण विधि। यहाँ पे हम लोग जारण विधि का इस्तेमाल करेंगे। काहे, तो जो यहाँ पे जिंक ब्लेंड है उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसको जला देंगे। तो जैसे ही जलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से सल्फर निकल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन अपना थोड़ा सा कण क्या करेगा, जो सल्फर था उसके जगह पे छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ता है तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना देता है। अब यहाँ से हमको सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये पहला चरण में खेला हमको करना था, पहला चरण में खेला कर दिए। अब बचता है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में हमको क्या करना है कि जो हम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किए हैं गैस, उसको अब क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देना है, यानी SO3 के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो एकदम आसान है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दूसरा चरण में देखते हैं, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा इसमें। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर देंगे और ऑक्सीकरण करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देंगे। तो बदल दिए, कैसे बदलेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन द्वारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में उसको हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं। तो जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड धीरे धीरे मेरा बदल जाता है किस में, SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जो कि यहाँ अभिक्रिया के माध्यम से हम दर्शाएं इसको। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन के साथ में ये अभिक्रिया कर लिया उत्प्रेरक के रूप में, जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को भी रख दिए। अब यहाँ पे क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इस अभिक्रिया में जो उष्मा उत्सर्जन होता है उसका जो मान होता है -196.6 किलो जूल। ये जो देख रहे हैं, यानी यहाँ से हमको स्पष्ट होता है कि ये जो अभिक्रिया हुआ होगा ना, ये उष्माक्षेपी होगा, उष्मा का उत्सर्जन किया होगा, ये था। ठीक है, अब हमको SO3 गैस प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हमको हो गया। तो अब हमको क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम के रूप में बदलना है। किस रूप में, ओलियम के रूप में। और हम आपको कल भी बताएंगे, पिछले वीडियो में बताएंगे कि ओलियम का फॉर्मूला आपको याद रखना, क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पिछले साल भी पूछा जा चुका है कि ओलियम का निम्न में से ओलियम का सूत्र कौन सा है। ऑप्शन दे देगा 4 गो, H2S2O7 दे देगा, HH2O7 दे देगा। तो आपको जहाँ H2S2O7 देखने के लिए मिलेगा वहाँ फटाक से मार देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे फिर बात करते हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ओलियम में बदलेंगे इसको। तो SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोग क्या करेंगे, उसका विलयन में मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे तो वहाँ पे हमको ओलियम बन के तैयार हो जाएगा। और यही ओलियम जो बनता है, अब ये यही ओलियम में मेरा मेन चीज़ ओलियम प्राप्त हो गया। अब इसी में हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और पानी डालने के बाद हमको H2SO4 प्राप्त होते जाएगा, जो कि H2S2 क्या है, ओलियम है।
इसमें जल मिलाए, जल जैसे ही मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसमें कि हम पहले भौतिक गुण देखेंगे उसके बाद तो रासायनिक गुण देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा छूट गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिक उत्पादन अगर हमको करना हो, ठीक ना, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को अधिक मात्रा में बनाना हो तो हमको क्या करना होगा, जो SO3 गैस बना रहे थे यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे उसका उत्पादन हमको अधिक करना होगा। काहे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना डिपेंड करता है SO3 के उत्पादन पे, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड के उत्पादन पे। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम भौतिक गुण देखते हैं। सबसे पहले H2SO4 जो होता है ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, ना तो इसका कोई विशेष रंग होता है ना ही इसका कोई विशेष गंध होता है, ठीक है। और ये तेलीय द्रव होता है, यानी तेल की तरह लिक्विड फॉर्म में ये रहता है, ठीक है। पहला ये भौतिक गुण हुआ। दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर इसका द्रव्यमाप का बात किया जाए तो 238.5 केल्विन होता है। अगर क्वथनांक का बात किया जाएगा तो क्वथनांक इसका 611 केल्विन होता है। अगर द्रव्यमाप का बात करेगा कितना 238.5 केल्विन, अगर क्वथनांक का बात करेगा तो 611 केल्विन होता है, ठीक है। अब हम फिर बात करते हैं कि H2SO4 का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है। याद रखना है 1.84। आपेक्षिक घनत्व का बात करेगा कितना 1.84 होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या ये जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो याद रखना है कि अगर H2SO4 को जल में घोलते हैं तो कोई भी अनुपात में घोलें तो वो जल में घुल जाता है, विलय रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम H2SO4 को जल में घोलते हैं तो उन दोनों का जो मिश्रण होगा वो गर्म हो जाता है, और गर्म होके उसका जो तापमान जा सकता है वह 393 केल्विन तक जा सकता है, उसको गर्म करने में उसका मिश्रण का ताप, ठीक है। फिर आगे अगर ऐसा क्यों होता है तो हम लोग देखते हैं कि यह प्रायः सभी कार्बनिक पदार्थों जैसे कि ऊन हो गया, रेशम हो गया या चीनी हो गया, ये सब को ये क्या करता है H2SO4 झुलसा देता है। झुलसाने का मतलब उसको जला देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो बस कारण एक ही है। कारण क्या है, ये जल को क्या करता है, जो भी उसमें जल की मात्रा उपस्थित होता है ऊन में, रेशम में या चीनी में, उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित करता है, सोख लेता है। तो जैसे सूख गया वो धीरे धीरे क्या होगा, वो झुलस जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखे हुए भी है, यह प्रायः सभी कार्बनिक पदार्थों जैसे ऊन, रेशम, चीनी, ETC और भी बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, तो झुलसा देता है। कारण इसका बस एक ही है, वो जल का क्या करता है अवशोषण कर लेता है, उसको सोख लेता है। इसी कारण अगर मान लिया जाए H2SO4 हमारे शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर भी गिरता है तो वो क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर तंतु है उसको सबको एकदम खराब कर देता है, एकदम फफोला उखाड़ देगा, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे घाव बना देता है। और वो घाव जो बनता है वो आसानी से जल्दी घाव वो भरता नहीं है, जो कि हम लोग देखते हैं, हमको लोग को बराबर सुनने के लिए भी मिलता था, अब तो कम हो गया है, कि पहले एसिड अटैक होता था लड़कियों के ऊपर। क्या करता था, मनचला लोग जो है एसिड का अटैक कर देता था। अटैक करने के बाद क्या होता था, उसका चेहरा या कोई अंग के ऊपर गिर जाता था तो वो झुलस जाता था, यानी जला हुआ देखने में हमको लगता था, ठीक ना। और जो जला हुआ भाग जो होता था, वो झुलसा हुआ जो भाग होता था उसका देखने में अजीब टाइप का लगेगा, वो आसानी से चमड़ी के ऊपर मिलता भी नहीं, वो घाव भरेगा भी नहीं, लगेगा कि वो ताज़ा ही है, ऐसा फील होता है H2SO4 के अंदर, ठीक है। तो ये बात था, भौतिक गुण देखे हम लोग H2SO4 का। अब हम लोग रासायनिक गुण की ओर धीरे धीरे अग्रसर होंगे, जिसमें कि हम लोग रासायनिक गुण में सबसे पहला पढ़ेंगे अम्लीय गुण। अम्लीय गुण क्या है, यानी एसिडिक नेचर इसका क्या है। तो अगर हम H2SO4 को देखें तो ये प्रबल द्विभाषमिक अम्ल होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी बनता है कि H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है, एक भाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ आपको द्विभाषमिक अम्ल देखने के लिए मिलेगा, फटाक से आंसर मार के निकल जाना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्विभाषमिक अम्ल
देख लीजिए, अब हम देखते हैं कि H2SO4 को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वह कितने आयनों में टूटता है? तो वो 2 आयनों में टूटता है। एक टूटता है HeO3+ आयन और दूसरा टूटता है HSO4- आयन। पुनः हम लोग क्या करेंगे, इसका खेला नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दूसरा भाग मेरा आयन के रूप में टूटा है माइनस वाला, ये फिर खेला करेगा, ये फिर टूटने का प्रयास करेगा। तो H2SO4 को फिर क्या करते हैं, H2O के यानी जल में फिर इसको पुनः घोलते हैं, तो फिर ये 2 आयन के रूप में टूटता है। एक हाइड्रोनियम आयन के रूप में टूटता है, दूसरा सल्फेट आयन के रूप में टूटता है, यानी H3O+ आयन के रूप में टूट गया और दूसरा SO4 आयन के रूप में टूटता है। ये था, ठीक है। अब ये ज़्यादा कब हमको देखने के लिए मिलेगा, तो अगर हम पहला जो आयन के रूप में देखने के लिए मिला है हमको 2 भाग में टूटा है, यही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है और यही अभिक्रिया आपको ज़्यादा देखने के लिए भी मिलेगा। नीचे वाला बहुत कम देखने के लिए मिलता है। काहे? तो K1 यानी वियोजन ऊर्जा का जो मान होता है इसका 10 से अधिक होता है। K1 का मान, K का मतलब हो गया वियोजन ऊर्जा, इसका मान 10 से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से यह अभिक्रिया आपको ज़्यादा देखने मिलेगा और ये कम। ये K2 का मान होता है 1.2 × 10⁻², जो कि इसके तुलना में कम होता है, ठीक है। हम यहाँ इसी को शब्द में लिख भी दिए हैं कि K1 के उच्च मान से पता चलता है कि H2SO4 आयनित होकर मुख्यतः H3O+ आयन एवं HSO4- आयन देता है, जो क्षार से अभिक्रिया करके 2 श्रेणी का जो है लवणों का निर्माण करता है, साल्ट का निर्माण करता है। एक बनाता है बायसल्फेट, दूसरा बनाता है सल्फेट। यहाँ पे लिखे हैं बायसल्फेट और दूसरा सल्फेट, यानी SO4, एक बनेगा HSO4। तो जबकि हम अभिक्रिया भी नीचे पे करके दिखाए हैं, जैसे कि हमारे पास क्षार है कास्टिक सोडा, या हम लोग उसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम H2SO4 के विलयन में डालते हैं। तो जैसे डालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सोडियम बायसल्फेट का निर्माण किया। ये क्या है, सोडियम बायसल्फेट, ये है सोडियम बायसल्फेट। और नीचे में क्या किया है, जहाँ विषम अभिक्रिया है बस ये बना देता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो ये अम्लों का या अम्लीय गुण था किसका, H2SO4 का। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नंबर दूसरा का, रासायनिक गुण में पहला गुण हम लोग अम्लीय गुण देखें। अब देखते हैं दूसरा गुण, अधिक वाष्पशील अम्लों का निर्माण करता है। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं कि धातु का कोई हेलाइड लेते हैं। हेलाइड का मतलब क्या हुआ कि कोई धातु है वह हेलोजन परिवार के साथ में, यानी फूड के लिए बाहर आई जो होता है वर्ग 17, उनके कोई भी तत्व के साथ में अभिक्रिया करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं MX, सरकारी तरीका से बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल भी नीचे लिए हुए हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। MX उसका 2 अणु लेते हैं, यानी 2 अणु लेते हैं और H2SO4 के साथ में इसका अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिखे हैं, सिंपल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2MX + H2SO4, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं MX, दो को लिख सकते हैं MX + SO4 है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम लिखा सकते हैं। बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। हम अभिक्रिया को समझने के लिए हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब जो MX है धातु का हेलाइड है, इससे जो हेलोजन परिवार जुड़ा हुआ है धातु के साथ में, वो क्या करता है, धातु के साथ में जो जुड़ा हुआ था उसे टूटकर जो सल्फेट के साथ में, यानी H2SO4 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ में दोस्ती कर देता है, इस प्रकार से। यानी यहाँ से X निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन, यानी कि दोनों जो हमारे पास समूह था इनसे एक एक हेलाइड का निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के दोनों क्या करता है 2HX बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ M2SO4 का निर्माण कर देता है। यानी अगर अधिक वाष्पशील अम्लों का निर्माण करना होगा तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में नीचे लिए हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, हेलोजन परिवार का एक सदस्य है। तो अब ये दोनों मिलकर बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर HCl का निर्माण करता है, निर्माण कर दिया। और साथ ही साथ एक है यानी
यहाँ से एक ही हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है, तो दोनों मिलकर बना दिया क्या, HCl। अब बचा यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलने के बाद HSO4 बचता है, तो HSO4 जैसे बचा, ये सोडियम जो देख रहे हो इनके साथ में ये दोनों मिलके सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सोडियम बाइसल्फेट। और ये जो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट जो बना है, ये अधिक वाष्पशील जो है सल्फेट का या अम्लों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा गुण था। अब हम बात करते हैं तीसरा, धातु के साथ में विक्रिया, यानी H2SO4 धातु के साथ में किस प्रकार का विक्रिया कर सकता है। तो धातु के भी साथ में विक्रिया करता है H2SO4, लेकिन सभी धातु के साथ में नहीं करता है। जैसे कि सोना हो गया और प्लेटिनम हो गया, इन सब के ऊपर H2SO4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि हम नोट करके भी दिखाए हैं यहाँ, ठीक ना। तो पहले हम समझते हैं कि धातु के साथ में विक्रिया करके बनाता क्या है। तो जैसे ही H2SO4 धातु के साथ में विक्रिया करता है, तो सबसे पहले उस धातु का सल्फेट लवण बनाता है। जिस धातु के साथ में H2SO4 अभिक्रिया करना प्रारंभ करेगा, उसी धातु का सल्फेट लवण बनाता है, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन गैस होता है जिससे वहाँ से मुक्त होता है, निकलता है, जो कि हम रासायनिक अभिक्रिया में करके दिखाएं। यहाँ पे इन्हीं को शब्द में लिखे हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर H2SO4 का, तो धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु के सल्फेट लवण एवं H2SO4 गैस बनता है या मुक्त होता है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके दिखाए हैं। जैसे कि जिंक हमारे पास है, ठीक, एक धातु है, वो क्या करता है, H2SO4 के साथ में उसको मिलाते हैं, तो जिंक सल्फेट हमको देखने के लिए मिलता बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पे H2 गैस क्या होगा, मुक्त होगा। हम अभी जस्ट बोले हैं कि धातु के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, उसी धातु का सल्फेट लवण का निर्माण करेगा। देख लीजिए, करके दिखा दिया, ZnSO4, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है FeH2SO4, यानी लोहा के भी साथ में अगर अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हमको फेरिक सल्फेट देखने मिलता है, साथ ही साथ में H2 गैस मुक्त होता है। अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है और यहाँ पे H2 गैस का मुक्त करता है। और साथ ही साथ याद इतना भी रखना है नोट करके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकता है क्या, Au यानी सोना और प्लेटिनम धातु पर H2SO4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसके साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, यानी चौथा इसका क्या होता है, सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कैसे क्या करेगा। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 गैस को यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को बुलाकर ओलियम बनाया जाता है। जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम बना रहे थे तो वहाँ ओलियम बनाने का विधि में पढ़े थे, और जो ओलियम है ना, वही ओलियम को हम लोग जो है सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक ना, ओलियम का ही दूसरा नाम है क्या, सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल। एक और नाम होता है ओलियम का, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये याद रखना है। तो वही सेम प्रोसेस जो वहाँ देखे थे वही चीज़ है। तो यहाँ पे H2SO4 के साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिलाएंगे तो यही ओलियम बनता है, और यही ओलियम का नाम होता है सल्फोन सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आसानी से लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है या किस रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले जहाँ पे उर्वरक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद के रूप में। ठीक है, नंबर दूसरा खाद, खाने वाला खाद नहीं, जो हम लोग खेत में छिड़कते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के शोधन में। जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको शोधन करने में हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीसरा क्या है, अपमार्जक उद्योग में। अपमार्जक का मतलब हो गया डिटर्जेंट, सर्फ जानते हैं ना, उसी का उद्योग जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर चौथा क्या है, धातु कर्म में। धातु कर्म हम तत्व का निष्कर्षण चैप्टर में पढ़ाए हैं, इसके बारे में ज़्यादा निकल से बात नहीं करेंगे। तो धातु कर्म में भी हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे संधायक में। संचायक बैटरी में जो लेड संचायक बैटरी होता है। अच्छा, पहले एक प्रश्न बताइए कि जो लेड संचायक बैटरी है, जो प्राथमिक सेल होता है या द्वितीयक सेल होता है, तो इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम बता देते हैं ऐसे, लेकिन आपको कमेंट पहले करना, आपको वीडियो को पॉज करना और इसका कमेंट लिखना है। ठीक है, ये द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, तो ये संचायक बैटरी में भी हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर लास्ट, ये प्रयोगशाला में अभिमुखर्पक के रूप में हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो यही था मेन रूप से एस्बेस्टोस का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो आज ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ग 17 का बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वन शॉर्ट वीडियो को। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर